गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे एक सच्ची कहानी की, एक ऐसी कहानी जो अपने आप में एक सफलता की मिसाल है और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस बात का प्रतीक है कि यदि किसी व्यक्ति में चाह है तो एडवर्स से एडवर्स परिस्थितियों को वो जो है बर्दाश्त करके उससे बेहतर निकाल कर वो आगे बढ़ सकता है। ये बात बहुत पुरानी है, समझ लीजिए आपकी ये आज़ादी के पहले की बात है, 1947 से पहले की बात है कि 1922-23 के आसपास जो है एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा जो है वो पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उसके सियालकोट में उसका जन्म होता है। पहले 1947 के पहले पूरा हिंदुस्तान एक था, मतलब पाकिस्तान और इंडिया ये सब जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। अंग्रेज़ों ने जब गए तो उन्होंने देश को दो हिस्सों में बांट गए, एक हिस्सा हो गया पाकिस्तान, एक हो गया हिंदुस्तान या इंडिया। अब उस बच्चे का जन्म हुआ सियालकोट में। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था। अब सियालकोट में जिस परिवार में उसका जन्म हुआ वहाँ पर उसके पिताजी जो है उनकी एक छोटी सी शॉप थी, दुकान थी उनकी, जिसमें वो ग्रॉसरी, किराने का सामान बेचा करते थे वो। और बच्चा जो है वो बचपन में उसने वही माहौल देखा और पहले के समय में क्या था, पढ़ाई लिखाई को लेकर उतना कोई इम्पोर्टेंस लोगों को था नहीं। तो उस बच्चे का भी जो सबसे बड़ा शौक़ था उसका वो था पतंग उड़ाने का। मतलब उसे पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आया करता था। दिन भर बाहर घूमना, दोस्तों के साथ रहना, स्कूल जाने में बड़ा रोया करता था वो। तो और फिर एक बार ऐसा हुआ, किसी प्रकार से रोते गाते स्कूल गए। 5वीं क्लास में, क्लास 5th में जब वो था तो उसको टीचर ने किसी बात पर डांट दिया और मार दिया कि पढ़कर नहीं आया, होमवर्क नहीं किया, रेगुलर स्कूल नहीं आता है। तो उसने उसके बाद परमानेंट स्कूल जाना छोड़ दिया। रोज़ घर से बस्ता लेके निकलता था, स्कूल नहीं जाया करता था वो बच्चा और जो है अपना बाहर पतंग उड़ा रहे, इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं। बात पिताजी को मालूम चली। पिताजी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम एक काम करो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो तुम कुछ काम सीखो। तो उन्होंने कहा, भाई क्या काम सीखूं मैं? उन्होंने कहा, एक काम करो। पिताजी ने बोला कि तुम एक काम करो, बढ़ई का काम सीखो, ताकि कम से कम तुम दूसरों के घरों में जाके फर्नीचर बना पाओगे, तुम कोई कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो ठीक ठाक चल पाएगी। पहले के ज़माने में इस तरह के हुनर को भी बढ़ावा दिया करते थे कि भाई आदमी सेल्फ रिलायंट हो जाए, कुछ उसको आना चाहिए ताकि वो अपना कमा कर खा सके व्यक्ति। तो उन्होंने 6-8 महीने बढ़ई का काम सीखा, उन्होंने जो होता ना अपना कारपेंटर का काम सीखा उन्होंने, लेकिन जमा नहीं काम। पिताजी को आके बोले, भाई हमको ये काम नहीं जम रहा है। तो पिताजी ने बोला, एक काम करो, तुम फिर तुम जो है वो घर बनाना सीखो, तुम जो है वो मिस्त्री बन जाओ कम से कम, तो जो है दूसरों के घर बनाओगे तो, और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाया करेगा। तो उन्होंने जो है अपना घर बनाने का काम सीखा, उन्होंने मिस्त्री का काम किया कुछ महीने उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं जमा उनको। पिताजी बड़े परेशान कि लड़का पता नहीं क्या करेगा। फिर उन्होंने उसको हार्डवेयर की दुकान खुलवा दी। भैया एक काम करो, लोहा वगैरह ये सब चीज़ें बेचो, तुम जो है ना पेंट लोहा जो चीज़ें, हार्डवेयर की शॉप खुलवा दी। अब हार्डवेयर की शॉप भी ना चलाए लड़का, वो बोले साहब ये भी नहीं चल पाएगी मुझसे तो, ठीक है। अब ऐसे कई प्रयोग करते करते फाइनली समझ में आया कि भाई लड़का तो बड़ा फेल है, लड़का कुछ नहीं कर पाएगा जब बहुत अच्छा है, ठीक है। पिताजी बड़े टेंशन में थे। तो पिताजी को लगा शायद से ये इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जिम्मेदारी का अभाव आए। तो शादी कर दी उठा के। लड़के की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद तो भैया आदमी को जो है कमाना पड़ेगा, अपनी फैमिली होती खुद की। तो पिताजी ने समझाया कि भाई देखो, तुम रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनो। तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, मैं आपके साथ बैठ के काम सीख सकता हूँ। तो पिताजी ने बोला, ठीक है, तुम हमारे किराने की दुकान पर, जहाँ पर हम मसाले वगैरह भी बेचते हैं, वहाँ तुम आके बैठ जाओ। तो किराने की दुकानें बैठने लगे वो। मसाले में थोड़ा उसको इंटरेस्ट आने लगा, मसालों की छोटी छोटी पुड़ियाएँ बनाने लगे, मसाले को मिक्स करने लगे। तो ऐसे अलग अलग तरह के मसालों के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन तैयार करने लगे वो। काम बढ़िया चल रहा था। पिताजी बीमार पड़ गए तो पूरी दुकान भी उनको संभालनी पड़ी। लेकिन धीमे धीमे उन्होंने देखा कि सियालकोट में, जहाँ पर जो है वो बड़ी पैमाने पर वहाँ पे मुस्लिम आबादी काफ़ी सारी थी और मुस्लिम लोग जो है वो काफ़ी मेहंदी का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि थोड़ा दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में छोटे छोटे बिजनेस आइडिया थे कि छोटी मसाले की पुड़िया, ताकि जिसको लोग नहीं खरीद पाते ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मसाला, चिकन बनाना है मान लो तो चिकन का मसाला तैयार किया उन्होंने। कैसे करके उन्होंने अलग अलग डिशेस के मसालों के पैकेट तैयार कर दिए, मसाले पहले से प्री मिक्स कर दिए उनको। लोगों को आइडिया अच्छा लगा, लोग मसाले खरीदने आने लगे। छोटी छोटी मेहंदी के, अब बड़ा सारा मेहंदी बेचने की बजाय उन्होंने मेहंदी की पुड़ियाएँ बनाई, उन्होंने छोटे छोटे कोन बनाए, उन्होंने वो बेचना शुरू किए। 2-2 पैसे में बेचा करते थे, 2 पैसे का एक कोन। ऐसे करके उन्होंने जो है वो अपना कारोबार शुरू किया और बढ़िया काम चलने लगा, ठीक है। काम जो है वो बढ़िया चलने लगा। अब समस्या ये हुआ कि जब सब कुछ ठीक ठाक था,
और व्यापार बढ़िया चल रहा था। भारत डिवाइड हो गया 1947 में और सियालकोट चला गया पाकिस्तान में। अब मुसीबत ये हुई कि जैसे ही ऐसा हुआ तो ये अंग्रेज और जो भी उस समय हमारे लीडर्स थे, इन्होंने डिवाइड डिवीज़न तो मान लिया इन लोगों ने, लेकिन उसका परिणाम आम आदमी पे क्या गुजरा ये उस समय नहीं समझ पाए। भयंकर दंगे शुरू हो गए। जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक थी, वो जो पाकिस्तान का एरिया था, वहाँ से उन्होंने हिंदुओं को भगाना शुरू किया। जहाँ हिंदू आबादी थी, वहाँ से पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों को भगाना शुरू किया। तो इससे बड़े कम्युनल राइट कभी नहीं हुए जितने बड़े इंडिया में उस समय हुए थे। अब सियालकोट में जो है वो मारकाट होने लगी कि भाई जाओ निकलो यहाँ से, हिंदू जितने थे। अब इनको भी अपनी दुकान जो है सब कुछ छोड़ते हुए जो है वो इनको जो है वो निकलना पड़ा। इनका परिवार गुलाटी, इनका सरनेम गुलाटी था, हिंदू थे ये, तो इनको परिवार को सियालकोट छोड़कर हिंदुस्तान तरफ आना पड़ा। तो इनके पिताजी के एक पार्टनर थे, वो पैसा रखा करते थे संभाल के इनका, उनके गोदाम में ये पैसा, पहले बैंक में ज़्यादा होते नहीं थे तो लोग अपना निजी पैसा खुद ही संभाल के रखा करते थे, तो वो रखा करते थे। पिताजी पहुँचे उनके पास बोलने के लिए भाई हमारा पैसा हमको वापस कर दो तो कम से कम हम निकल जाए हिंदुस्तान। तो वो सामने वाले व्यक्ति जो थे उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, हमारा पाकिस्तान बन चुका है, तुम्हारा हिंदुस्तान बन चुका है, जो इस सरजमीन पे है वो हमारा है, पहले का हम नहीं जानते, अब तुमको कुछ नहीं देंगे। बेईमानी कर ली पार्टनर ने, कुछ नहीं। 1500 रुपये कुल जमा घर के अंदर पड़े थे, तो वो जब उन्होंने अपने बेटे को दिए इसको कि भाई तुम रख लो, पूरे परिवार को ध्यान से, अपन पूरा परिवार चलता है कहाँ पर, हिंदुस्तान चलता है। अब इनके पास पैसे इनके पास रखे गए, 1500 रुपये इनकी जेब में थे। ये वहाँ से निकले, सियालकोट से निकले, किसी प्रकार से जो है वो ट्रेन पकड़कर जो है वो बचते बचाते, क्योंकि बहुत रास्ते भर में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, गाजर मूली के तरह लोग एक दूसरे को काट रहे थे, और किसी प्रकार पूरा परिवार बचते बचाते जो है वो अमृतसर पहुँचा। वहाँ से वो लुधियाना पहुँचा, सड़क पर सोए। अच्छा संपन्न परिवार था सियालकोट में, सड़क पर सोए, रिफ्यूजी बन गए, खाने पीने को नहीं। फिर किसी प्रकार से जो पैसे थे, लेकिन वो पैसे थे इमरजेंसी मनी थी वो। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है वो सड़क किनारे कभी सो रहे होंगे तो एक ट्रक गुजरा जो अपने इनके भाई के पैर कुचलता हुआ चला गया, वो भी एक दुर्घटना हो गई। कुल मिला के परिवार जो है किसी प्रकार से बचते बचाते बहुत संकटों के बाद जो है वो परिवार कहाँ पहुँचा, वो लुधियाना पहुँचा। लुधियाना बताते उस ज़माने में कि साहब बंजर हुआ करता था, कुछ था ही नहीं लुधियाना के अंदर। कुछ दिन वहाँ रिफ्यूजी कैंप में रहे, फिर समझ में आता है कि भाई रिफ्यूजी कैंप में काम नहीं बन पाएगा, यहाँ पे पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा, तो किसी प्रकार से वो दिल्ली आ गए। वो दिल्ली आने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको रोजी रोटी का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यदि जमा धन पूरा खर्च कर देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, और हम पराए मुल्क में, एक्चुअली उनका मुल्क तो पाकिस्तान था जो बन गया, अब वो दिल्ली आए, दिल्ली कभी आए नहीं थे इसके पहले। तो उन्होंने एक तांगा खरीद लिया, 650 रुपये का तांगा खरीदा। अब तांगा लेके जो है वो अपना सड़कों, अब तांगा ज़िंदगी में पहले कभी चलाया भी नहीं था कि घोड़ा कैसे ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम रेगुलर इनकम इससे होगी, तांगा खरीद लिया। फिर तांगे में जो है 6-8 महीना तांगा चलाया उन्होंने, और जो है रोज जो भी पैसा दिन भर में कमाते थे वो फिर खाने पीने में खर्च किया करते थे, मूलधन को उन्होंने खर्च नहीं किया। फिर जब इनको समझ में आया कि भाई हमको तांगा चलाने में दिक्कत हो रही, तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि तू तांगा चला, तो इनका भाई वो तांगे का काम करने लगा, और इन्होंने जो है मसाले का काम फिर शुरू किया। अब सोचिए, रिफ्यूजी सब कुछ खो चुके, कुछ नहीं, दूसरे मुल्क से यहाँ पर आए लोग, वो उन्होंने मसाले का कारोबार शुरू किया। पहले सबसे पहले जो बड़ी डलिया होती, जो बड़ा डला होता है, सिर पे रखकर मसाले के कॉम्बिनेशन बनाए उन्होंने, और वही घर घर जाके बेचना शुरू किए। लोगों ने पहले ट्रस्ट नहीं किया, फिर लोगों ने लेना शुरू किया, फिर लोगों को अच्छा लगा कि अभी मसाले वाला जो आदमी आता है ये बढ़िया मसाला देता है। फिर धीमे से छोटी सी एक दुकान खरीद ली उन्होंने, इसलिए खरीदी उन्होंने ताकि दुकान में सो सकें, रात को सो सकें। उसमें छोटी सी एक उसको बोलते हैं जो है टपरे नुमा दुकान लिया उन्होंने, जिसमें वो रात को सो जाया करता था पूरा परिवार, दिन भर मसाले कूटते थे मिलके। काम शुरू किया, लोगों को मालूम चला कि अरे यार ये तो वही सियालकोट का मसाले वाला है कि जो वहाँ पर बड़ा फेमस था, ये यहाँ पर आके जो है मसाले बेचना शुरू किया इसने। वो रिफ्यूजी हो गया ये। किसी रिपोर्टर ने उनकी स्टोरी भी कवर कर डाली, थोड़ा नाम लोगों को मालूम चला, मसाले का कारोबार बढ़ता गया। बढ़ते कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान खरीद ली, करोल बाग में एक दुकान ले ली दिल्ली के अंदर, ऐसे करके उन्होंने दिल्ली में 7-8 दुकान ले ली उन्होंने। और केवल एक चीज़ पर का ध्यान रखा उन्होंने कि मसाले की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो, बेस्ट मसाला मिले उनको। और मसाला वो कहते थे कि उनका बोलना ये था कि मसाला इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारा जो ग्राहक है उसको लगे कि उसने पैसा देके कोई अमूल्य चीज़ ले ली उसने, मतलब कम प्रॉफिट रखो, बेहतर माल रखो। अब उनकी दुकानें बढ़ गई,
तो उन्होंने मसाला पीसने का काम किसी दूसरे आदमी को दिया पहाड़गंज में। अब वहाँ जिसको काम दिया, एक दिन उनको किसी ने कस्टमर ने कहा कि आपके मसाले में पहले ऐसी बात नहीं रही। तो वो देखने गए रात को एक दिन अचानक से वहाँ पे कि क्या काम चल रहा है। देखा उन्होंने कि वो मसाले में मिलावट कर रहा है, हल्दी में वो दाल को मिला रहा है, ठीक है, लाल मिर्च में वो थोड़ा सा ईंटा मिला रहा है लाल रंग का। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम गलत कर रहे हो। तो उसने बोला कि तुम कहीं खुद पीस लो जाओ। गुस्सा हो गया वो आदमी। इन्हें कहा ठीक है हम खुद पीसेंगे। अब उस समय बड़ा कठिन काम था, ये पैसा चाहिए पड़ता था मसाला पीसने की मशीन खरीदने के लिए। तो इन्होंने किसी प्रकार बैंक से बात किया और कुछ पैसा अरेंज किया इन्होंने, और खुद छोटी सी मशीन लगा ली इन्होंने मसाला पीसने की। अपना मसाला खुद पीसने लगे, क्वालिटी को मेंटेन रखा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। बहुत संकट उठाए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फाइनली जो है वो और अपनी दुकान का ब्रांड का नाम रखा उन्होंने महासेदी हट्टी MDH। MDH इतना बड़ा ब्रांड बन गया आज की डेट में कि MDH जो है दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में जो है वो बिकता है। MDH मसाले का टर्नओवर कई सौ करोड़ में। जिस आदमी जो तांगे वाला था, जो बाहर से आके दिल्ली में तांगे वाला बन गया था आदमी, वो रॉल्स रॉयस कार में घूमता है। रॉल्स रॉयस कार की कीमत आप समझ लीजिए 8 से 10 करोड़ के आसपास है। दूसरी बात यह है कि बड़े जैसा यूरोप में इनका ऑफिस है, अमेरिका में इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मतलब तमाम देशों में इनका मसाला बिकता है। और MDH इज़ ए बिग ब्रांड इन, हम कहते हैं कि मसालों के राजा थे वो, किंग ऑफ स्पाइसेस। हम बात कर रहे हैं महाशय धर्मपाल जी की, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। बहुत ओल्ड एज के थे। आपने देखा होगा मसालों के एड में बूढ़े बाबा आया करते थे, मुझ पे ताव देके, MDH मसाले सच के सबसे बेहतर मसाले। तो वो जो लोग बोलते थे उनसे कि आप एड में कोई मॉडल या कोई फिल्म स्टार क्यों नहीं ले लेते, वो बोलते थे मुझसे बड़ा मॉडल कौन सा है जो मसालों की क्वालिटी को समझता है, मैं ही मॉडल हूँ अपना। वो जो है लास्ट समय तक जो है वो विज्ञापन कर रहे थे अपना। मतलब आप सोचिए कि उन्होंने जो है वो 90 क्रॉस कर चुके थे, 90 की से भी अधिक उम्र के थे, तब भी विज्ञापन ऐड करते रहे अपनी कंपनी का। और वो अब तक कहा जाता है सबसे ओल्ड एज के CEO, सबसे इफेक्टिव CEO कंपनी के रहे हैं वो। और वास्तव में उन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने मसालों को देखिए, भारत का नाम दुनिया भर में MDH के कारण भी जाना जाता है। जब मैं अमेरिका में था तो एक शॉप थी लिटिल इंडिया, वहाँ मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा लाइन से MDH के मसाले लगे हुए थे, अमेरिकन शॉप। वो बात कर रहा हूँ डरहम की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपका ड्यूक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे मेडिसिन, ड्यूक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि लिटिल इंडिया में लाइन से MDH मसाले रखे हुए हैं। फिर वहाँ लिखा भी चिकन करी का मसाला तैयार करके MDH का मिलता है, मतलब पूरा फ्राई करके देते हैं कि चिकन डाल लो सिर्फ उसमें, आप गर्म कर लो। तो आप सोचिए कि MDH ने ऐसा नाम कहा है। जब उनका अभी 2-4 दिन पहले उनका जो है वो निधन हुआ तो बड़ा दुख लगा कि एक लीजेंड, एक्चुअली क्या बड़ा वृक्ष है एक जो इसने दिखाया। और देखिए सबसे बड़ी का बात यह है कि एक आदमी जिसमें चाह हो और काम में स्किल हो, वो कहीं भी खड़ा होगा ना, ज़मीन अपने आप तैयार होगी। सोचिए, कोई सोच सकता है कि जो इस आदमी के पास कुछ ना हो, जान बचाते बचाते भागा हो वहाँ से, सब कुछ छोड़ के भागा हो जिस दूसरे शहर में, वो वहाँ आके अपनी खुद की एक जो है वो विरासत तैयार कर ले। आज मसालों के राजा के रूप में जाना जाएगा उनको। सोचिए, सब जानते हैं कि मसालों के राजा है। तो कहानियाँ जो है ना, वो हमेशा, मैं कहता हूँ आपसे कि हर व्यक्ति में एक कहानी बनने की क्षमता होती है। बात इतनी सी है कि पन्ने में आप हर दिन क्या लिख रहे हैं, आपकी भी एक कहानी होगी, आपकी भी एक इबारत होगी, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि आप उसमें लिखते क्या है उस बैठ के। क्या पन्ने खाली तो नहीं छोड़ रहे? यदि आप समय किल कर रहे हैं तो पन्ने खाली छोड़ रहे हैं। यदि आप पैशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो पन्ने खाली छोड़ रहे हैं। आपके पन्ने खाली मत छोड़िए, कुछ करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।